कॉलेज प्रशासन के द्वारा एनसीटी नॉर्म्स के अनुसार एसपी कॉलेज बीएड विभाग में जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है। और उसमें जैसे एनसीटी का नॉर्म्स है कि 15+1 शिक्षक होने चाहिए। एनसीईटी का नॉर्म्स अभी जैसा कि वहाँ से 6 बिंदुओं पर वो माने कागजात मांगे गए हैं, जिसमें 1 नंबर में है फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट चाहिए। तो हम लोगों ने पहले हमारे यहाँ वो फायर डिस्टिंग्विश छोटा 4.5-5 kg का वो लगा हुआ है, उसके आधार पर हम लोगों ने उसका अपलोड किया था। लेकिन एनसीईआरटी ने इसको कहा कि तो इंटरनल है, ये हम लोगों ने को चाहिए फायर सेफ्टी का प्रमाण पत्र। तो फायर सेफ्टी के लिए प्रमाण पत्र के लिए हम लोगों ने आवेदन किया कॉलेज प्रशासन ने। तो वहाँ से एक एडवाइजरी जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि 2 वेज पाइप आपका टंकी से कनेक्टेड होना चाहिए, जिसमें टंकी से पानी लिया जा सके और टंकी में पानी न होने की स्थिति में दूसरे पाइप से पानी टंकी में डाला जा सके। इस तरह से पूरा एक तरह के संयंत्र उसमें लगेगा, तभी फायर सेफ्टी का प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा। तो हम लोगों ने इसके लिए पहल की और विभिन्न स्थलों से 3 कंपनियों से हम लोगों ने त्वरित बैठक करके और बीएड के शिक्षकों के साथ हम लोगों ने बैठक की। और बैठक के बाद हम लोगों ने 3 विभिन्न कंपनियों से हम लोगों ने कोटेशन आमंत्रित किया। और कोटेशन में हम लोगों को जो L1 तय किया गया, उसमें एक कंपनी है, चूँकि वो टंकी से जितनी दूरी है उसके हिसाब से पाइप लगता है और तब एस्टिमेट बनता है। तो हमारे यहाँ की दूरी के हिसाब से वो प्राकलन बनाया दिया गया, जो 3 में से एक L1 तैयार हुआ, जिसका 5,25,000 समथिंग है। और हम लोगों ने बैठक करके उसी L1 के तहत हम लोगों ने विश्वविद्यालय से आग्रह किया है कि हमारे महाविद्यालय के बीएड GF1 से प्राकलित राशि बीएड GF2 में ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि हम लोग इसका काम करवा सकें और एनसीईटी के मानदंड के अनुकूल हमारा फायर सेफ्टी लग सके। तो वहाँ हम लोगों ने इसको भेजा और इसी आधार पर बैठक करके हम लोगों ने कंपनी को कार्यालय आदेश दिया और वो काम चल रहा है। संभवतः आज वो हमारा पूरा हो जाएगा। तो विश्वविद्यालय से हमने आग्रह किया, विश्वविद्यालय में ये काम आगे बढ़ रहा है। अब वहाँ से राशि अंतरित होगी तो फिर हम लोग इस कंपनी को भुगतान कर सकेंगे, जो एनसीटीई के मानदंड के अनुकूल हमारा फायर सेफ्टी का होगा। दूसरा था कि लैंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। तो हम लोगों ने सीओ के स्तर से लैंड यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर इसको एनसीटीई को अपलोड किया था। लेकिन वहाँ से इसमें ऑब्जेक्शन किया गया कि अथोराइज्ड अधिकारी से इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैसे में हम लोगों ने अथोराइज्ड सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने पहल की। और तब हमको लगता है कि लैंड के मामले में हमने सीओ से संपर्क किया, तो सीओ साहब ने बताया कि लैंड के मामले में सीओ निचले स्तर के अधिकारी हैं, उनके ऊपर के अधिकारी DCLR, SC, STO और फिर DC साहब होंगे जिला स्तर पर। अगर कमिश्नरी लेवल पर हो तो वो कमिश्नर होंगे। तो हमने कहा कि तो इसको प्रॉपर चैनल से हम लोग को ये प्रमाण पत्र चाहिए, तो इसको ज़रा कर दिया जाए। तो CO साहब एकदम बेचारे त्वरित ये प्रमाण पत्र हम लोग को बनवाए और बनवा करके उन्होंने DCLR को प्रेषित भी कर दिया। अपने स्पेशल मैसेंजर से DCLR को जा चुका है। अब वहाँ से फिर वो आगे के अधिकारी तक जाएगा और वहाँ से फिर प्रमाण पत्र निर्गत होगा, जो हमको लगता है कि वह भी काम हमारा आज कल में जल्दी से वह भी हो पाएगा। दूसरा उसमें था कि नॉन इनकॉम्बरेंस का सर्टिफिकेट एनसीईआरटी ने मांगा है। तो नॉन इनकॉम्बरेंस का सर्टिफिकेट के मतलब चूँकि एसपी बीएड कॉलेज एक कंपोजिट बिल्डिंग में एसपी कॉलेज में ही वह एक इकाई के रूप में कार्यरत है, काम होता है, पढ़ाई होती है, 100 बच्चों का एडमिशन होता है। तो अब ये कंपोजिट बिल्डिंग में
हम लोग की जो ज़मीन है 37 एकड़ 81 डिसमिल ज़मीन हमारे यहाँ है और उसमें अप टू डेट सब मांगा। तो पिछली बार हम लोगों ने ज़मीन का रसीद बहुत जो पुराना था वो हम लोग कटवा चुके हैं, लेकिन अप टू डेट के मामले में 24-25 का रसीद भी हम लोगों ने इसको रेंट पे करके उसको कॉलेज हासिल कर चुका है। यानी कि 24-25 का भी अपडेट रसीद ज़मीन का हमारे कॉलेज प्रशासन ने हासिल किया है। अब ये तो हो गया, इसके अलावा वो नॉन इनकॉम्प्रेंस सर्टिफिकेट में कॉलेज की ज़मीन 3 मौजा में है, कड़रबिल, रसिकपुर और ये गिधनी। तो इस तरह से जो 3 मौजा में ज़मीन है तो सरकारी रेट है कि 1 मौजा पर नॉन इनकॉम्प्रेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 100 रुपया शुल्क लगेगा और ये विगत 13 वर्षों का हमें प्रमाण पत्र चाहिए। तो 13 वर्षों के प्रमाण पत्र के लिए हमारे यहाँ से हम लोगों ने उसको चालान के माध्यम से उसका शुल्क जमा कर दिया है। यानी 13 और 100 रुपया अतिरिक्त शुल्क 4000 रुपये का हम लोगों ने रसीद कटा लिया है और वह भी प्रमाण पत्र हमको नॉन इनकॉम्प्रेंस का मिल जाएगा। तो यह भी हो गया। अब आगे है कि बिल्डिंग कॉम्प्लीशन का सर्टिफिकेट जो हम लोगों ने हमारे यहाँ महाविद्यालय का जो उसमें जो पहले बना था वो चड्ढा एंड कंपनी का था, जिसको उन्होंने कहा कि ये अद्यतन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से साइंड होना चाहिए। तो हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को इसके लिए परसू किया। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने कहा कि आप रजिस्ट्रार के माध्यम से एप्लीकेशन को फाइल कीजिए। तो कल शाम में 7 बजे हमने रजिस्ट्रार साहब से साइन करवा के इसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक इसको भिजवाया। अब आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने वहाँ से कहा कि नहीं, वो NCERT का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में इसको दीजिए। तब तक कल ही चूँकि विश्वविद्यालय में यहाँ HRDD के द्वारा और विश्वविद्यालय स्तर पर हम सारे प्रिंसिपल्स की एक वर्कशॉप थी, वहाँ मैं गया था। इस बीच में हमारे छात्र समन्वय समिति के छात्र आए और ये हमारे महाविद्यालय के कार्यालय के कार्य को बाधित किया और रस्सी लगाकर दरवाज़ा बंद कर दिया कि नहीं सो ये अभी तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम लोग नहीं चाहेंगे। और इस तरह से इन लोग कर्मचारियों को भी बाहर करके ये सब बंद कर दिए। फिर भी हम लोग इसको जैसे भी हो रात 9 बजे तक हमारे बीएड के शिक्षक इंक्लूडिंग माई सेल्फ हम लोग इसमें प्रयासरत हैं, लगे रहे। और तब ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी हम लोग आगे काम कर चुकेंगे। हम कहीं दूसरे कॉलेज से हम लोग का जो NCERT का जो फॉर्मेट है वो उपलब्ध हो गया और उसके माध्यम से अब हमारे शिक्षक गए हुए हैं, उसको भी साइन करवा करके लौटेंगे। तो ये जितनी जो 6 बिंदुओं पर जो आप मांगी गई जांच की बिंदुएं थीं तो वो लगभग जो है सो ये हम पूरा करने की दिशा में हैं और ये किया जा रहा है। एक जो वेटल पॉइंट है वो ये कि NCERT के नॉर्म्स के अनुसार 15+1 शिक्षक होने चाहिए। अब इसमें हुआ क्या कि शुरू में तो यहाँ 15+1 शिक्षक की नियुक्ति जरूर हुई थी, लेकिन वो शिक्षक ये उनका अपना करियर को देखते हुए जहाँ बेटर उनको स्कोप मिला वो यहाँ से छोड़ के चले गए। जैसे कि बी जाना और बी जेना, इनको सरकारी नौकरी मिल गई परमानेंटली, ये उड़ीसा के रहने वाले थे, दोनों चले गए। श्री नारायण जी हमारे HOD थे और उनको बेटर पे स्केल पर जॉब मिला तो वो भी चले गए। अब इसी तरह से अन्य DP गुप्ता, उनको अच्छा जॉब मिला, वो दूसरी जगह चले गए। तो हमारे यहाँ जो जैसे जैसे शिक्षकों का पद खाली होता गया, रिक्त होता गया, हमने विश्वविद्यालय को सूचित किया और अधियाचना की है, विश्वविद्यालय से निवेदन किया है कि हमारे यहाँ जो रिक्त रहे शिक्षक का पद है उसको भरा जाए। और विश्वविद्यालय भी इस संबंध में बहुत गंभीर है और बहुत जल्द विश्वविद्यालय स्तर से इसका विज्ञापन निकलेगा और आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे और खाली पड़े पद के विरुद्ध योग्य शिक्षकों की नियुक्ति भी विश्वविद्यालय स्तर पर कर दी जाएगी। अब आगे की बात है कि NCERT का कहना है कि 6 महीने का UGC के न्यूनतम वेतनमान के साथ इनका सैलरी स्टेटमेंट चाहिए। तो उसमें अब हमारे यहाँ जो फी स्ट्रक्चर है वो फिर उसको पूरा करने के लिए वो थोड़ा नाकाफ़ी है। अब ऐसी स्थिति में
इन शिक्षकों को जो माने एनसीटी नॉर्म्स के अनुसार जो वेतन दिया जाना है वो तो कम है। अब ऐसे में 44,000 एक विद्यार्थी पर वो शुल्क लगता है, और ये शुल्क अभी हमारे यहाँ एक वर्ष में 44 लाख, अगर 100 बच्चों का 100 छात्रों का नामांकन होता है तो 44 लाख आय होगी एक बैच के लिए एक वर्ष में। तो ऐसी स्थिति में एक साल में चूँकि 2 बैच हो जाएंगे और 2 बार वो पैसे जमा करेंगे तो 44 गुना 88 लाख रुपए जमा होंगे। लेकिन मोटे तौर पर हमारे यहाँ इन शिक्षकों का अगर 15+1 शिक्षक के हिसाब से अगर देखा जाए और यूजीसी का न्यूनतम वेतनमान 57,700 प्लस ईपीएफ है, तो इसको मिलाकर लगभग एक शिक्षक पर 63,470 रुपये हो जाएंगे और एक महीने का, और 12 महीने में एक शिक्षक का 76,01,640 रुपये एक शिक्षक को एक वर्ष में दे होगा। और इस तरह से अगर हमारे 15+1 16 शिक्षक होंगे तो एक साल में 1,81,86,240 रुपये दे होगा। यह टीचिंग की बात हुई। इसके अलावे हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ हैं जिसको हाल ही में अभी मार्च महीने से वर्धित वेतनमान के अनुसार किया गया है, तो जिसमें 22,000 रुपये एक असिस्टेंट को, 28,000 रुपये एक लाइब्रेरियन को, और हमारे यहाँ 3 4th ग्रेड स्टाफ हैं, एक नाइट गार्ड है, एक स्वीपर है और एक प्यून है। तो इनको 15-15 हज़ार के हिसाब से किया गया है, जो अभी मार्च, पहले तो बहुत मामूली था। तो अब 45,000 प्लस उनका ईपीएफ 10%। तो इस तरह से कुल मिलाकर के ये राशि बहुत बड़ी राशि हो जाती है, और इतनी राशि के एवज में हमारे यहाँ प्राप्ति कम है। तो ऐसे में ये मौजूदा शुल्क में तो ये पूरा कर पाना थोड़ा कठिन है। फिर भी ये विश्वविद्यालय स्तर पर अभी इतना किया गया है, अभी जो वर्तमान में जो शिक्षक हैं उसी के आधार पर उसका आकलन करते हुए। लेकिन एनसीईआरटी नॉर्म्स के अनुसार अगर 15+1 शिक्षक की नियुक्ति हो तो ऐसे में इतने रुपये का अधिभार पड़ेगा। तो ये मिलजुल करके अब कैसे हो, छात्र समन्वय समिति और हमारे विश्वविद्यालय के हमारे आला अधिकारी और हमारे प्रबुद्ध समाज के लोग सबों से मेरा अपील होगा कि इसको चलाने के लिए बीएड सुचारू रूप से चले, इसके लिए ये तो 2 ही रास्ते हैं। या तो फिर इसका जो डिफिसिट ग्रांट हो वह कहीं दूसरे स्रोत से प्राप्त हो सके, अथवा उत्तर प्रदेश सरकार में जैसा कि किया गया है उस हिसाब से भी अगर ये हो तो मैंने कहने का मतलब है कि यूजीसी के नॉर्म्स के अनुसार एनसीटी के नॉर्म्स का अनुपालन करने में इतनी राशि की आवश्यकता होगी। अब ये राशि कहाँ से मीट किया जाए, ये हम सबको मिल बैठ करके विचार करना है। हमारे छात्र समन्वय समिति के छात्र भी हमारे बीच के हैं। अब ऐसे में तो विश्वविद्यालय से हम लोगों ने अभी अधियाचना भेजी है कि इन शिक्षकों के, योग्य शिक्षकों की खाली पद पर इनकी नियुक्ति की दिशा में कार्य किए जाएं। और विश्वविद्यालय इस संबंध में बड़ा गंभीर है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्द इस पर भी काम हो जाएगा। तो ये तो हुआ सिर्फ देय वेतन। इसके अलावा आप डेवलपमेंट की बात करिए, बिल्डिंग की बात करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करिए, कंप्यूटर है, वाईफाई है और वेबसाइट है, आदि आदि कई तरह की अन्य माने एसेसरीज हैं जहाँ खर्च होता है। तो ऐसे में एक कंप्लीट बजट बनाने के लिए जिसमें छात्र समन्वय समिति के भी सहयोग की अपेक्षा संभवतः विश्वविद्यालय प्रशासन को होगी। और सबों से मेरा आग्रह है कि, और हम लोगों का प्रयास भी है कि बीएड चले, तो बीएड चलने की दिशा में हमारे सारे प्रबुद्ध वर्ग हमारे, जिसमें हमारे छात्र समन्वय के सदस्यगण भी हैं, इन्हें भी इस पर मिल बैठ करके विचार करने की आवश्यकता है कि ये कैसे चले। चाहे यूजीसी के नॉर्म्स का, एनसीटी के नॉर्म्स का अनुपालन हो, और अनुपालन करने के लिए चूँकि जहाँ तक है कि हमारा कंपोजिट बिल्डिंग में ये चलता है, हमारा एसपी कॉलेज का जो कंपोजिट बिल्डिंग है, हमारे कंपोजिट लैंड है, हमारा कंपोजिट मैदान है, हमारा सब कुछ कंपोजिट है, जिसमें हमारा
बीएड भी है, कॉलेज भी है, जनरल एजुकेशन और बीएड संकाय का ये सब है। तो ऐसे में तो कॉलेज में प्रशासन बहुत ही गंभीर है, बहुत तेज़ी से लगातार हमारे बीएड के शिक्षक और हम सारे लोग लगातार रात दिन काम कर रहे हैं। आपके घर की शान बढ़ाने के लिए लेकर आए हैं दुमका के सबसे बड़े मार्बल और ग्रेनाइट शोरूम आरके मार्बल एंड ग्रेनाइट, श्री आमड़ा बाईपास रोड पर, दुमका रेलवे स्टेशन के पीछे। यहाँ आपको मिलेंगे राजस्थान से आयातित बेहतरीन क्वालिटी के मार्बल, ग्रेनाइट और टाइल्स, वो भी सबसे कम कीमतों पर। आरके मार्बल एंड ग्रेनाइट, खूबसूरती और मजबूती का सही मेल। घर की हर जरूरत के लिए एक बार अवश्य पधारें। श्री आमड़ा बाईपास रोड, दुमका रेलवे स्टेशन के पीछे।